जी 10th क्लास। आज हम साइंस सब्जेक्ट के पार्ट 3 के धातुएं तथा अधातुओं के भाग 3 मीन्स लास्ट वीडियो इस चैप्टर की है। इसके बाद आपका ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बारे में हमने आज पढ़ना है। इसमें क्या है, सबसे पहले आगे खनिज। जब हम समुद्र से बच्चे कोई धातु प्राप्त करते हैं, उस धातु के साथ बहुत सारी अशुद्धियां भी प्राप्त होंगी। जैसे मान लीजिए समुद्र में से मैंने सिप्पी निकाली, तो जरूरी तो नहीं है कि अब जो सिप्पी है वो मेरे को प्योर फॉर्म में मिलेगी। उसके साथ कितनी सारी रेत होगी, गार होगी, ठीक है। उन सबको हम क्या कहते हैं, जो मिक्स अवस्था में हमें मिलते हैं उनको हम बोलते हैं खनिज। धातु युक्त पदार्थ जिनसे धातु विविध विधियों द्वारा प्राप्त की जाती है को खनिज कहते हैं। जैसे जो सोडियम है वो भी हमें कहाँ से मिलता है, समुद्र से प्राप्त होता है। लेकिन अब हमें नमक जो है वो प्योर फॉर्म में तो समुद्र से प्राप्त नहीं ना होता, हम उन्हें अलग अलग विधियों द्वारा प्योर करते हैं। तो जो हमें समुद्र से प्राप्त हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, खनिज। नेक्स्ट आ गया अयस्क। जिस खनिज से धातु प्राप्त करना सरल तथा आर्थिक रूप से लाभदायक हो उसे अयस्क कहते हैं। कि वो खनिज जिसमें धातु की मात्रा बहुत ज्यादा हो और उस मात्रा को हम अपने आर्थिक रूप के लिए मीन्स हम अपने उद्योग के लिए, ठीक है, प्राप्त कर सके, उसे हम क्या बोलेंगे, अयस्क। गैंग। गैंग मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो समुद्र से हम धातु प्राप्त करते हैं उसके साथ बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। अवांछनीय पदार्थ मीन्स जिनकी हमें कोई भी आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम बोलेंगे गैंग। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों के साथ अवांछनीय पदार्थ गैंग कहलाते हैं। नेक्स्ट आ गया कि जो हमें खनिज मिले हैं उनका हम निष्कर्षण कैसे कर सकते हैं, उनमें से हम धातुओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आ गया चुंबकीय विधि। इस विधि में पिसे हुए अयस्क को एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखते हैं। कन्वेयर बेल्ट दो रोलरों के ऊपर से गुजरती है जिनमें से एक चुंबकीय होता है तथा जब अयस्क चुंबकीय किनारे से नीचे आता है तो चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ दो अलग अलग ढेरों में एकत्रित हो जाते हैं। इस क्रिया को हम एक चित्र की सहायता से समझेंगे। ये देखिए, ये है चुंबकीय विधि। इसमें हमने यहाँ से क्या है, जो पीसी हुई कच्ची धात है, ठीक है, अयस्क है, कच्ची धात को बोलते हैं अयस्क। अयस्क को डाला, उससे अयस्क ने क्या किया, बेल्ट के ऊपर में से गुजरना बेल्ट के ऊपर से गुजरना उसने शुरू कर दिया। अब इसमें दो रोलर लगे हुए हैं, एक है चुंबकीय और एक है अचुंबकीय। अब देखिए, जो चुंबकीय है उस रोलर के साथ जो चुंबकीय पदार्थ होंगे वो उसके साथ आ जाएंगे, ठीक है, और उसका एक अलग ढेर बन जाएगा। और जो अचुंबकीय है उसका अलग ढेर बन जाता है। इसके द्वारा हम चुंबकीय तथा अचुंबकीय धातुओं को अलग कर सकते हैं। मीन्स चुंबकीय धातुओं का अलग जो होता है ढेर बन जाता है और अचुंबकीय धातुओं का अलग ढेर बन जाएगा। इस विधि को हम बोलते हैं चुंबकीय विधि। नेक्स्ट आ गया मेरे पास द्रव चालित धुलाई। इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को पानी की तेज धारा में धोया जाता है। इस तेज धारा में गैंग हल्के कण बह जाते हैं जबकि भारी खनिज कण तली में बैठ जाते हैं। इसमें क्या है, पानी का इतना ज्यादा फ्लो किया जाता है कि जो हल्के गैंग कण होंगे, जो अशुद्धियां होंगी, वो पानी के तेज बहाव के साथ बह जाएंगी, पानी के साथ ही बह जाएंगी। और जो बाकी के जो कण होते हैं, जो पहले इसमें क्या होगा कि जो बाकी के हमारे रह जाते हैं खनिज जो होते हैं वो तल पे बैठ जाते हैं। जो गैंग अशुद्धियां हैं वो हल्की होने के कारण पानी के साथ बह जाएंगी, लेकिन जो खनिज जो धातु युक्त पदार्थ होंगे वो तल पर बैठ जाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास थर्ड आ जाती है फैन प्लवन विधि। देखिए, इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को जल एवं किसी उपयुक्त तेल के साथ एक बड़े टैंक में मिलाया जाता है। कि हमने एक बड़ा टैंक लेना है, उसमें हमने क्या करना है, इस अयस्क को मीन्स कच्ची धात को, जल को और किसी ऑयल को, हम पाइन ऑयल भी ले सकते हैं,
मिलाना है। खनिज कण जो होते हैं पहले से तेल में भीग जाते हैं, जबकि जो गैंग के कण होते हैं वो पानी से भीग जाते हैं। गैंग पानी में भीगेंगे, जबकि जो खनिज कण होंगे वो तेल में भीग जाएंगे। अब इस मिश्रण में से दबाव अधीन वायु प्रवाहित की जाती है। अब इसमें से हमने क्या करना, वायु गुजारनी है, जिससे खनिज कण युक्त तेल के झाग बन जाते हैं और जो जल की सतह पर तैरने लगते हैं। अब इसमें ऊपर क्या होते हैं, टैंक के ऊपर झाग बन जाती है। उस झाग में अयस्क जो खनिज कण वो होंगे, ठीक है। वो खनिज कण जो है झाग के साथ बाहर निकाल लिए जाते हैं। बड़ी सरलता से जल के ऊपर से निकाला जा सकता है। और जो दूसरे होते हैं, जो अशुद्धियां होती हैं, वो जो होता है टैंक, उसके नीचे बैठी रहती हैं। इसको भी अब हम एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ये देखिए, ये टैंक था। इस टैंक में क्या डाला, अयस्क मीन्स कच्ची धात, जल, और इसमें साथ में क्या डाल दिया, पाइन ऑयल, ठीक है। अब जो खनिज के कण थे वो तो तेल में भीग गए, और जो अशुद्धियां हैं वो पानी में। क्यों? क्योंकि अशुद्धियां जो थी, आपने देखा होगा बेटा, जो तेल होता है वो पानी की सतह के ऊपर ऊपर रहता है, ठीक है। जो अशुद्धियां वो भारी होने के कारण, ठीक है, पानी के नीचे बैठ गई। जो खनिज कण थे वो हल्के थे, इसलिए वो तेल के साथ ऊपर रह गई, और जो अशुद्धियां थी वो नीचे बैठ गई। अब इसमें से हमने क्या करना, हवा का दबाव मीन्स इसमें से हमने हवा गुजारनी है। अब जैसे जैसे इसमें से हवा गुजरेगी तो ऊपर जो है क्या बननी शुरू हो जाएगी, झाग। झाग आप देखो, आप पानी में ऑयल डाल के उसमें से जोर से हाथ मारो, ठीक है, तो इसमें झाग बननी शुरू हो जाती है। अब इसमें पानी टैंक का सतह ऊपर है, ठीक है, ऊपर वाली लेयर पे झाग बननी शुरू होगी। उस झाग में साथ में क्या है, उसमें झाग के साथ खनिज कण है, ठीक है। जो खनिज कण हैं झाग के साथ, उनको हम बड़ी आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, और जो अशुद्धियां हैं वो पानी में तल के नीचे बैठ जाती हैं। नेक्स्ट आ गया मेरे पास विद्युतीय शुद्धिकरण। शुद्ध धातु की पट्टी को कैथोड तथा अशुद्ध धातु की पट्टी को एनोड के रूप में लिया जाता है। जो शुद्ध धातु होगी वह कैथोड होगी, जो अशुद्ध धातु होगी वो क्या होगी, एनोड। विद्युत अपघट्य के रूप में धातु का कोई भी लवण लिया जा सकता है। जब विद्युत अपघटन सेल में से धारा प्रवाहित करेंगे, जब हम इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो धातु है, शुद्ध धातु है, वह कैथोड पर जमा हो जाती है और एनोड पर बाकी की क्रियाशील धातुएं चली जाती हैं। मान लीजिए इसको हम तांबे की सहायता से करते हैं। तांबे के परिष्करण करना हो तो हम उसमें कौन सा लेंगे, तांबे का ही कोई साल्ट लेंगे ना, मीन्स हमने कॉपर सल्फेट डाल दिया, विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया। कॉपर सल्फेट ने टूट के क्या बना दिया, कॉपर 2 पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव। अब कॉपर 2 पॉजिटिव जो शुद्ध धातु थी वो कहाँ पे इकट्ठी होगी, कैथोड पे, और जो अशुद्धियां थी वो एनोड पे नीचे जाके बैठ जाएंगी। इसको भी हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ये देखिए, ये एक बीकर है। इस बीकर में मैंने 2 रॉड लगाई हुई है, एक कैथोड की एक एनोड की। एक इसमें क्या लगा हुआ है, स्विच, और एक बैटरी के थ्रू इसमें से विद्युत धारा गुजारनी है। अब इसमें से ये जो घोल डाला हुआ है ये कौन सा है, कॉपर सल्फेट का, क्योंकि मैंने तांबे का परिष्करण करना है। ये जो घोल डाला हुआ है किसका है, कॉपर सल्फेट का, क्योंकि हमने इसमें तांबे का परिष्करण करना है। अब जो कॉपर सल्फेट का घोल है, जब हम इसमें स्विच ऑन करेंगे तो विद्युत धारा बहनी शुरू हो जाएगी। जो अशुद्धियां हैं वो इस एनोड मड में आ जाएंगी, ठीक है, एनोड के नीचे हो जाएंगी अशुद्धियां। जो शुद्ध धातु है वो कैथोड पे जमा हो जाएगी। एक बात याद रखनी है कि जो शुद्ध धातु होती है उसकी पतली लेयर बनेगी, जो अशुद्ध धातु होती है उसकी लेयर थोड़ी मोटी होती है। कैथोड पे शुद्ध धातु जमा होगी, इसकी जो लेयर है वो पतली बनेगी। ये थी हमारी विद्युतीय शुद्धिकरण, ठीक है, कि बिजली की धारा के द्वारा शुद्धिकरण करना धातुओं का। अब नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे 24 कैरेट सोना। 24 कैरेट सोना इतना प्योर सोना होता है, इतना शुद्ध सोना होता है कि ये आसानी से मुड़ जाता है और टूट भी जाता है।
इसलिए जो गहने बनाने के लिए सोना प्रयोग किया जाता है वो 22 कैरेट का होता है। उसमें 2 कैरेट क्या मिलाया जाता है, तांबा और सिल्वर, ताकि इसको थोड़ा सा कठोर किया जा सके, क्योंकि हम जो सोने के गहने बनाते हैं वो इतनी जल्दी नहीं टूटते, क्योंकि इसमें 22 या 23 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। 24 कैरेट सोने का प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नरम होता है, आसानी से मुड़ सकता है और टूट भी सकता है। नेक्स्ट मेरे पास आ गया एक्वारिजिया। एक्वारिजिया जो है वो सुनियारों के द्वारा, ठीक है, सुनियारों के द्वारा गहनों को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका मिश्रण होता है? HCl और HNO3। इसमें HCl की 3 मात्रा और HNO3 की 1 मात्रा को मिला के एक मिश्रण बनाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं एक्वारिजिया। इसके द्वारा सोने के गहनों को साफ किया जाता है। नेक्स्ट आ गया मिश्र धातु। धातु तथा अधातु को मिला के जो प्राप्त हमें मिश्रण होगा उसे हम क्या बोलेंगे? मिश्र धातु। 2 या 2 से अधिक धातुओं के परस्पर मिलने से प्राप्त सामंगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो हम बर्तनों के लिए प्रयोग करते हैं, इनको जल्दी से जंग नहीं लगता बर्तनों को। क्यों? क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील, चाहे उसमें लोहा होता है, लेकिन साथ में उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन तथा क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील आयरन, कार्बन और क्रोमियम को मिला के बनाया जाता है। नेक्स्ट आ गया मेरे पास भर्जन तथा निस्तापन। ये भी धातुओं को शुद्ध करने की एक क्रिया है। भर्जन, इसका जो प्रयोग है वो सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। अब सल्फाइड के लिए किया जाता है तो कौन सी गैस बनेगी? सल्फर डाइऑक्साइड। इसका जो प्रयोग है कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जाएगा। कार्बोनेट के लिए किया जाएगा तो कौन सी गैस बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। इसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और इसे वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास आ गया थर्मिट क्रिया। जब आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ क्रिया होती है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ताप है वो बाहर निकलता है। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ताप बाहर निकलेगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? थर्मिट क्रिया। आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम, इसने क्या बना दिया? आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में ऊष्मा। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? रेलवे पटरियों पर, ठीक है, रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए या फिर जो मशीनों में दरारें पड़ी होती हैं उनको जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा अगर जब रेलवे पटरियों को जोड़ा जाता है तो इसमें से बहुत सारी मात्रा में जो चिंगारी होती है वो बाहर निकलती है। उस क्या चिंगारों में क्या निकल रही है? उसमें से ऊष्मा। इसे हम क्या बोलेंगे? थर्मिट क्रिया। अब आगे आपको कुछ होमवर्क दिया गया है जो आपने करके मेरे नंबर पे सेंड करना है, मेरे पर्सनल नंबर पे। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या 24 कैरेट सोने को गहने बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? सेकंड, मिश्र धातु किसे कहते हैं? थर्ड, चुंबकीय विक्षेपण क्रिया का वर्णन करें। फोर्थ, द्रव चालित धुलाई विधि क्या है? फिफ्थ, खनिज अयस्क और गैंग की परिभाषा दें। ओके।